Hello everyone. Today we are going to start a new lecture on मेंडेलियन डिसऑर्डर। हमने बेटा अब तक मेंडेलियन डिसऑर्डर का एक पार्ट कर चुके थे, उसके क्लासिफिकेशन का। क्या किया था हमने? मेंडेलियन डिसऑर्डर के 3 ट्रेट पढ़े थे। हमने पहला देखा था ऑटोसोमल रिसेसिव, सेकंड देखा ऑटोसोमल डोमिनेंट और थर्ड क्या है आपका एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल्स, तो हमने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़े 3। कौन कौन सा पढ़ा? हमने देखा सिकल सेल एनीमिया, हमने पढ़ा थैलासेमिया और हमने क्या देखा था? फिनाइल कीटोयूरिया। यहाँ तक हो चुका था। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2 एग्जाम्पल काउंट करेंगे, एक है हीमोफीलिया और दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस। लेट्स स्टार्ट हीमोफीलिया। चलिए देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया से। क्या होता है हीमोफीलिया? ठीक है, हीमोफीलिया 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 का एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। फर्स्ट टाइम हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिसऑर्डर को या ब्लीडर्स डिजीज को फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, ये शो किया था या डेमोन्स्ट्रेट किया था? वो थे बेटा आपके जॉन ओटो। नाम याद रख सको तो अच्छी बात है। समझते हैं कि हीमोफीलिया डिजीज एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, इसका नाम क्यों रखा गया ब्लीडर डिजीज? ठीक है, हीमोफीलिया एक्चुअल में बेटा क्या है? आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, जो आपका क्लॉटिंग टाइम होता है ना, आप ऐसा फील भी क्यों, आप कहीं कट लगता है तो एक छोटा सा कट के बाद कुछ देर के बाद तो ब्लड निकला, कुछ देर के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लॉट हुआ है, ये ब्लड क्लॉट क्यों हुआ है, तो ये समझते हैं इसके पीछे का जेनेटिक्स। क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। उन प्रोटीन्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का कोई एक फैक्टर एब्सेंट हो जाता है। किसके अंदर? हमारे ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो चुका होता है हमारे क्रोमोसोम पर। समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्रोटीन डिफेक्ट, जिस प्रोटीन में डिफेक्ट आया है वो एक पाथवे को फॉलो कर रहा है। कौन से पाथवे को? वो ब्लड क्लॉटिंग के कैस्केड पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, देखो, तो इससे पहले मैं इसका रीजन बताऊं, आप ये समझो कि कैस्केड पाथवे क्या होता है। आ जाओ, एनसीईआरटी की ये लाइन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्केड पाथवे क्या होता है। ठीक है, कैस्केड पाथवे क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, कैस्केड पाथवे कौन फॉलो करता है? ब्लड की प्रोटीन। उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं बच्चों? तो टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में होते हैं 13। इस चीज को आप पढ़ोगे जब मेडिकल सेकेंड ईयर पहुंच जाओगे तो पैथोलॉजी में पढ़ाया जाएगा आपको ये। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे आप। ठीक है, देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं बॉडी में? 13। अब देखो कैस्केड पाथवे क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकंड, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूं, मैं पूरा पाथवे नहीं समझा रहा आपको, मैं एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं कैस्केड का मतलब क्या है। हमारा बॉडी में जो फैक्टर नंबर 2 है किसका? ब्लड क्लॉटिंग है, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। आप इसको बेटा कहीं ना कहीं स्टडी करके आ रहे होगे। प्रोथ्रोम्बिन का वर्ड सुना होगा आपने क्लास 11th में सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर, वही प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिव स्टेट में पड़ा होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है बेटा आपका एक्टिवेट फॉर्म के अंदर आता है सेकंड ए, फैक्टर नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। ठीक है, ये थ्रोम्बिन जो फैक्टर नंबर सेकंड ए है, ये बेटा एक्टिवेट करता है दूसरे फैक्टर को, जो है बेटा आपका फैक्टर नंबर 1, दैट इज फिब्रोनोजेन। फिब्रोनोजेन को एक्टिवेट करके किसमें कन्वर्ट करता है? ये 1A, फर्स्ट ए, यानी कि फिब्रिन में। देखो अब कैस्केड का मतलब समझो। कैस्केड का मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करे। कैस्केड का मतलब क्या है? एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करे, डिपेंड होता है। डिपेंडेंस फैक्टर जो है ना बेटा, इसको इस पाथवे को बोलते हैं हम लोग कैस्केड पाथवे। अब आपको दिमाग में आएगा सर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ है, नहीं, ये भी बेटा एक फैक्टर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, इसको बेटा बोलते हैं 10th ए फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कर रहा है कन्वर्ट। ठीक है, सेकंड फैक्टर को सेकंड ए में और सेकंड ए बेटा फर्स्ट को फर्स्ट ए में कन्वर्ट कर रहा है। इस चीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केड पाथवे।
अब समझो एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है जो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, जो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है वो डिफेक्टिव फॉर्म होता है, जो कि किसका पार्ट है? कैस्केड पाथवे का पार्ट है। आप देखना एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना एनसीईआरटी, इसलिए मैंने पढ़ाया। आपको दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि कैस्केड पाथवे क्या होता है। अब समझते हैं इसके पीछे की साइंस, के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है बेटा? हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया हमारा एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स लिंक है तो उसका मतलब इसकी जीन, जो जीन अफेक्ट होगी वो किससे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पर। तो जीन किससे प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। समझे? आ जाओ, रीजन देखते हैं इसका क्या हुआ इसमें। ठीक है, कैस्केड समझ लिए, अब रीजन समझो इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक प्रोटीन क्या हुआ बेटा? डिफेक्टिव फॉर्म हुई, मतलब कोई एक फैक्टर है जो एब्सेंट हो गया। वो कौन सा फैक्टर है? तो वो है फैक्टर नंबर 8। क्या है फैक्टर नंबर? तो फैक्टर नंबर 8 बेटा इस केस में होता है एब्सेंट। फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट होता है। ठीक है, किस केस में? इस केस में फैक्टर नंबर एब्सेंट हो गया ब्लड के अंदर। क्यों हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। क्यों हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये फैक्टर क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। इस फैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है बेटा। इतना इंक्रीज हो जाता है कि हाफ एन आवर तक पहुंच जाए, मतलब हाफ एन आवर तक लगातार ब्लड बह रहा है। एक सिंगल कट, एक छोटा सा भी कट आपके लगे और ब्लड बहना स्टार्ट हुआ तो कब तक बह सकता है बेटा? 1 आवर तक, 30 मिनट्स तक, इतना देर तक ब्लड बहता रहेगा, फिर जाकर क्लॉट होगा। तो हुआ क्या है बेटा? क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया है। क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया। जनरली बेटा हमारी बॉडी में एवरेज क्लॉटिंग टाइम कितना होता है पता है? 10 to 20 सेकंड, एवरेज बता रहा हूँ। वैसे 1-2 मिनट होता है, मैक्सिमम पर्सन में आपका 1-2 मिनट तक ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? हाफ एन आवर तक आपका ब्लड बहता रह रहा है, क्लॉट नहीं हुआ। क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट हो गया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बेटा नाम मेंशन नहीं किया है कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी जनरल बात कर रहा है कि प्रोटीन एब्सेंट हो जाता है या प्रोटीन में डिफेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया। मैं आपको बताता हूँ इस फैक्टर नंबर, आपके दिमाग में फैक्टर नंबर 8 का नाम क्या है। ठीक है, तो फैक्टर नंबर 8 का नाम इसको नोट करना, कर लो, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसका नाम है, चाहो तो याद रखो, चाहो तो मत याद रखो। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन ये इसका नाम है। ठीक है, इसके हुआ क्या? इसकी वजह से, इनकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से हुआ ये, इसके एब्सेंट होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। कितना हो सकता है? अप टू हाफ एन आवर, अप टू हाफ एन आवर। ठीक है, इस कंडीशन को, जिसमें फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए। ऑल्दो एनसीईआरटी ने हीमोफीलिया के टाइप्स नहीं बताए हैं। ठीक है, ना उसने बताया कि हीमोफीलिया ए क्या होता है, ना उसने बताया हीमोफीलिया बी क्या होता है, ना उसने बताया हीमोफीलिया सी क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी जनरल टर्म में बात कर रहा है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, हो सकता है कहीं ये आपके ऑप्शंस में नीट के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ ले वो कि हीमोफीलिया ए में कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर फैक्टर 9 एब्सेंट हो जाए, तो वो होता है बेटा आपका हीमोफीलिया बी, वो कॉज करता है हीमोफीलिया बी। अब आपके दिमाग में फैक्टर 9 क्या होता है? फैक्टर 9 होता है बेटा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो अगर फैक्टर 9 इफ फैक्टर 9 एब्सेंट, तो ये क्या कॉज करवाएगा बेटा? आपका हीमोफीलिया बी। ठीक है, फैक्टर 9 का इसको नाम लिखना हो, याद करना हो, कर लो, प्लाज्मा
थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है। और जो बेटा हीमोफीलिया सी होता है वो होता है आपका कंपोनेंट नंबर 11, ठीक है, उसके डिफेक्ट की वजह से, लेकिन वो होता है बेटा ऑटोसोमल, ठीक है, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो उसको मैं इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सलिंग, समझे। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग उसके इसमें सिम्टम्स पर, क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ इसके मैं सिम्टम्स। देखते हैं सिम्टम्स। तो आपने भी सिम्टम्स क्या पढ़ा, हमने सिम्टम्स पढ़ा कि क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया है, क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो गया है, तो ऐसे पर्सन में क्लॉटिंग टाइम आपका काफी बढ़ जाता है, इवन उसकी डेथ हो सकती है, इवन डेथ अगर, ठीक है। देखो इसके पीछे ना एक हिस्ट्री है कि कैसे डिजीज के बारे में पता चला। तो एंजाइटी क्या बोलता है, एंजाइटी बोलता है कि फर्स्ट टाइम ये डिसऑर्डर हमें क्वीन विक्टोरिया के कुछ बेटों में दिखे फर्स्ट टाइम, और वहीं से फिर इस डिजीज के बारे में रिसर्च हुआ और वहीं से फिर ये आपके जेनेटिक्स में ऐड कर दिया गया, ठीक है। देखो तो क्या देखा, क्या इसकी हिस्ट्री है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड in some sons of Queen Victoria, क्वीन विक्टोरिया। आ जाओ अब बेटा हम लोग समझते हैं इसके जीनोटाइप्स, ठीक है। जीनोटाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसे क्रॉस करना है, ठीक है। आ जाओ हम देखते हैं इनके जीनोटाइप। नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है आपकी एक नॉर्मल फीमेल, कैसी है, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। मैं हीमोफीलिया के लिए जो जीन ले रहा हूं वो ले रहा हूं H, ठीक है, उसका मैं एलील फॉर्म H ले रहा हूं। ऐसी फीमेल होगी बेटा, होगी तो नॉर्मल लेकिन कैरियर है, ठीक है, ना होगी तो नॉर्मल बट क्या है, कैरियर, कैरियर फीमेल, समझे। और ये फीमेल है बेटा आपकी हीमोफिलिक, जिसकी डेथ हो जाएगी, बचेगी नहीं है, ये आपकी फीमेल कैसी बेटा, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक फीमेल, जिसकी हो जाएगी डेथ, इसकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। इधर बात करता हूं मैं मेल्स की, इधर आ जाओ मेल्स। ये है आपका एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल मेल, ठीक है। और ये है बच्चे आपका हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल अनवाइबल होता है लेटर स्टेज में, मतलब इसकी भी डेथ हो जाएगी लेकिन लेटर स्टेज में जाकर बचेगा, तो ये भी नहीं, हीमोफिलिक मेल है, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है ऐसे मेल अनवाइबल होते हैं इन लेटर स्टेज, लेटर स्टेज। देखो बच्चों आप एनसीईआरटी को अपने पास रखो तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी एक लाइन को पढ़ो समझो। देखो अब मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी टर्म यूज करता है, एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोलती है अगर आप ये चाहते हो कि फीमेल हीमोफिलिक हो, जो कि एक रेयर कंडीशन है, जो कि एक रेयर कंडीशन है, इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए कंपलसरी ये है कि मेल हीमोफिलिक हो और एटलीस्ट जो मदर हो वो क्या हो बेटा, जो मदर हो वो एटलीस्ट कैरियर हो, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, अगर आप चाहते हो कि फीमेल जो है वो क्या हो, हीमोफिलिक हो, इसके लिए जरूरी है जो फादर है वो कैसा हो बेटा, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक, ठीक है। और जो मदर है वो क्या हो, एटलीस्ट कैरियर, एटलीस्ट कैरियर, ठीक है। अब बोलो सर एनसीईआरटी में से लिखा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी लिखा है कि इस डिजीज से, हीमोफीलिया से मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल,
एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो सुनो, तो फीमेल क्यों नहीं होती? फीमेल क्यों नहीं होती बेटा कि हीमोफिलिक फादर बचेगा तब तो वो शादी करेगा, तब तो उसके बच्चे होंगे। तो हीमोफिलिक जो फादर है उसकी डेथ हो जाएगी वाइल्ड स्टेज में, कुछ दिनों बाद डेथ होने वाली है उसकी। अब इस फीमेल को बनने के लिए, जो कि रेयर कंडीशन है, फादर का हीमोफिलिक होना जरूरी है और मदर का कैरियर होना जरूरी है। तो ऐसा संयोग बने ये काफी मुश्किल होता है, इसीलिए ये रेयर है कि फीमेल क्या हो, हीमोफिलिया। समझे? यहां पर खत्म होता है आपका कंप्लीट हीमोफीलिया। अब आप इसके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में बताओगे या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओगे। देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं, एक कैरियर फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से होती है। क्या मैं बोल रहा हूं? एक कैरियर फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से होती है, तो बताओ हीमोफिलिक प्रोजेनी का परसेंटेज, कितने प्रोजेनी होंगे हीमोफिलिक। ठीक है, ये आप करके बताओगे। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस। चलिए देखते हैं हम लोग कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसका एक नाम और है डाल्टोनिज्म बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, डाल्टोनिज्म। इस चीज को पहली बार किसने बताया था बेटा? पहली बार बताया था हार्नर ने। किसने बताया था? हार्नर ने, फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस चीज को पहले बताया था साइंटिस्ट एक विल्सन नाम से। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहली बार किसने बताया? विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने। समझते होता क्या? समझते होता क्या? ठीक है, देखो होता ये है बेटा, हमारे आंखों के अंदर आपको पता है दो टाइप के सेल्स मिलते हैं, एक होता है कॉन सेल्स और एक होते हैं रॉड सेल। रॉड सेल्स होते हैं बेटा आपको डार्क दिखाने के लिए, रात में काम आते हैं अच्छे से। ठीक है, और जो कॉन सेल होता है वो कलर विजन के लिए होते हैं। ठीक है, क्या होता है आपको हमारे आईज में हमारे क्या होता है? कलर के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन सेल्स। कॉन सेल्स, कौन से? ये कौन सेल तीन टाइप के होते हैं, तीन कलर को दिखाने के लिए। किस किस कलर के लिए? रेड, ग्रीन और ब्लू। और ब्लू, ठीक है। रेड और ग्रीन होता है बेटा आपका एक्स लिंक्ड, और जो ब्लू कलर वाले सेल्स होते हैं बेटा ये होते हैं आपके ऑटोसोमल। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना सिर्फ एक्स लिंक्ड, इस बारे में पढ़ते नहीं। एनसीईआरटी क्या बोलती है? अगर एक्स लिंक्ड कौन सेल, ठीक है, एक्स लिंक्ड कौन सेल जो कि रेड और ग्रीन कलर को शो करे, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा इंसान रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वो नहीं पहचान पाता कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है। तो ऐसे इंसान को लिए बेटा लाइसेंस नहीं मिलता। ठीक है ना, ऐसे इंसान को लाइसेंस नहीं मिलता क्योंकि वो सिग्नल पहुंचेगा पता नहीं कर पाएगा, सिग्नल ऑन है या ऑफ कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे इंसान रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो रीजन क्या लिख रहे हैं? देखो रीजन लिख रहे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, पर्सन अनएबल टू डिस्टिंग्विश, पर्सन अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। क्यों हुआ है? क्योंकि म्यूटेशन हो गया है। कहां पर? कौन सेल्स ऑफ रेटिना। क्यों हुआ है? क्योंकि म्यूटेशन हो गया है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ कौन सेल्स ऑफ रेटिना। कौन सा क्रोमोसोम म्यूटेशन होगा बेटा? ये वो एक्स क्रोमोसोम पर होगा। कौन सा क्रोमोसोम पर होगा? एक्स क्रोमोसोम पर होगा। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं इसका जीनोटाइप। आ जाइए देखते हैं जीनोटाइप, देखते हैं इसका जीनोटाइप बिल्कुल सेम
अभी जो जीनोटाइप हम हीमोफीलिया के पढ़ के आ रहे हैं बिल्कुल सेम जीनोटाइप भी होगा इसके लिए भी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। मतलब XX जो फीमेल है वो कैसे होगी, नॉर्मल फीमेल। मैं जो एलील इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ बेटा, जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसी से करूँगा, ठीक है। XC ये वाली फीमेल कैसे होगी बेटा, होगी तो नॉर्मल, इसका विजन तो नॉर्मल, लेकिन कैरियर है। कैरियर मतलब वो जो खुद में तो कोई कैरेक्टर शो नहीं करते, लेकिन ऐसे ट्रेड को नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देते हैं, कैरियर फीमेल, ठीक। और ये क्या है बेटा, कलर ब्लाइंड। मैं मेल की बात करूं तो XY वाला आपका नॉर्मल मेल है, ठीक है, और XCY वाला आपका कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, समझे। अब एक चीज बताता हूं आपको लास्ट में, ठीक है। इसके लिए बेटा टेस्ट भी होता है, कैसे पता करते हैं कि उस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए टेस्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं इशारा टेस्ट। इसमें इशारा कार्ड होता है, उस कार्ड पे कुछ नंबर लिखे होते हैं जो कि रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो दिखाते हैं, अगर वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट होता है बेटा इसके लिए, इसके लिए टेस्ट कराया जाता है, और टेस्ट का नाम लिख रहा हूं मैं, इसके लिए टेस्ट करवाते हैं, नाम है शियारा टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, शियारा कार्ड होता है ना, देखो मैं ऐसा कार्ड बनाता हूं, ऐसा एक सर्कल में मान लो नॉट माय फेवरेट नंबर, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों को ये ग्रीन कलर का डिजिट 8 दिखाई दे रहा है वो बच्चे नॉर्मल हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन जिनको दिखाई नहीं दे पा रहा, रेड और ग्रीन कलर में वो पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे कलर ब्लाइंड है। ये है आपका शियारा टेस्ट, ये शियारा चार्ट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी डाटा और क्या लिखती है, एनसीईआरटी बोलती है इससे अफेक्ट होने वाले मेल ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। क्यों, क्योंकि मेल्स के पास सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास डबल एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से फीमेल में ये कंडीशन कम मिलती है, मेल्स में ज्यादा मिलती है। तो कितना बेटा, तो डेटा के अनुसार लिखता है कि 0.04% फीमेल इससे अफेक्ट होती है और 8% मेल इससे अफेक्ट होते हैं, 8% मेल इससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर वही कंडीशन में आपको लेकर चलूंगा हीमोफीलिया वाली। अगर आप चाहते हो कि फीमेल कलर ब्लाइंड हो, इसके लिए जरूरी है कि जो फादर है वो कलर ब्लाइंड हो और मदर एटलीस्ट कैरियर हो, समझे। उससे आपको क्योंकि एक रेयर कंडीशन है, आपको इसलिए फीमेल, रेयरली फीमेल कोई होंगी जो कलर ब्लाइंड होंगी। यहां से बेटा ये टॉपिक होता है आपका खत्म, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड, इससे ऊपर मेंडेलियन डिसऑर्डर में कुछ पूछा नहीं जाएगा इवन नीट के एग्जाम तक। चलो बेटा बाय।